नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार गंभीर जरूरी है। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं सिनेमा के राजनीतिक पक्ष के बारे में, या यूं कहें कि राजनीतिक सिनेमा के बारे में। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सिनेमा या कोई भी चीज या कोई भी गतिविधि जो है वो राजनीति से परे नहीं है। लेकिन सिनेमा चूंकि मनोरंजन का माध्यम भी है और समाज से संवाद का माध्यम भी है, इसलिए सिनेमा के जरिए जो राजनीति प्रेषित की जाती है, या सिनेमा जिस तरीके से समाज के सारे पहलुओं को राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश करता है या दिखाता है, क्या वे कितनी पैनी होती हैं, कितनी तीखी होती हैं, क्या उनके असरात होते हैं, क्या उस सिनेमा का जो एक कहना चाहिए कि प्रभाव है वो कितना गहरा होता है, और उस सिनेमा को दर्शाने की जो कोशिशें हैं वे कितनी ईमानदार होती हैं। भारत में जब से सिनेमा शुरू हुआ है तब से वो एक तरीके से राजनीतिक सिनेमा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सिनेमा शुरू हुआ था भारत में, उस वक्त अंग्रेजी राज था और अंग्रेजी राज के खिलाफ वो एक तरीके से सिनेमा को भी जो उस समय के फिल्मकार थे उन्होंने जन जागृति का एक माध्यम बनाया और लोगों में सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए अंग्रेजों के दबाव के बावजूद तरह तरह के कहना चाहिए कि डिवाइसेस इस्तेमाल करके, तरह तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, या तरह तरह के कहानियों में कहना चाहिए कि एक तरीके से पोशीदा तरीके से, यानी छुपा छुपा करके उसको जो है वो लोगों में ये जन भावना में प्रेषित करने की कोशिश की अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक जागरण के लिए। और आजादी के बाद के दौर में जो फिल्मकार उभरे, उन्होंने भारत की उस समय तत्कालीन जो प्रवृत्तियां थी, जो उस समय उनका असर था, उनको दिखाने की कोशिश की। चाहे महबूब खान की फिल्में हों, चाहे गुरदत्त की फिल्में हों, बिमल राय की फिल्में हों, या राज कपूर की फिल्में हों, या उस समय के शांताराम की फिल्में हों, जितने भी उस समय के फिल्मकार थे, बाद में सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ये इस तरह के फिल्मकार उभरे जो कि कहना चाहिए कि अलग अलग भाषाओं में फिल्में बना रहे थे, दक्षिण में जो फिल्में बन रही थी, उस तरह के जो फिल्मकार उभरे, उन्होंने अपने समाज की जो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियां थी इनको दिखाने की कोशिश की, और उसमें जो उसके जरिए जो एक सिनेमा बना उसको भी हम राजनीतिक सिनेमा कह सकते हैं। तो आज हम उसी राजनीतिक सिनेमा के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो सिनेमा जो है वो, कोई भी सिनेमा जो है वो किस तरह की राजनीति प्रेषित करता है पर्दे पर दिखाई गई कहानियों के जरिए, और कैसे वो दर्शक को प्रभावित करते हैं, और कैसे वो सिनेमा किस तरह से उसका एक तौर तरीका बदला है, क्या उसमें फर्क आया है जो 40, 50, 60 के दशक की फिल्में थी और जो आज की फिल्में हैं। कैसे जब वो सिनेमा कोई एक राजनीतिक फिल्म बनाता है तो उसमें जो राजनीतिक फिल्म दिखाई देती है वो किस तरह से आज के दौर में दबावों को, पूर्वाग्रहों को, या क्या या कहें कि जो निर्माता, निर्देशक, अभिनेता है उनकी सोच को कहीं न कहीं प्रभावित करती है, या उनकी सोच को कहीं न कहीं प्रेषित करती है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ अ, अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ समीक्षक हैं और वर्षों से फिल्म समीक्षा के काम में जुटे हुए हैं। हमारे साथ शीबा असलम तहनी साहिबा हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक विषयों पर टिप्पणी करती हैं, एक अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, किंतु परंतु के नाम से हितेंद्र पटेल साहब हैं, जो कि प्रोफेसर हैं और सिनेमा के सवाल पर, संस्कृति के सवाल पर लगातार जो है वो चर्चाओं में शामिल होते रहे हमारे कार्यक्रमों में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ, और मैं शुरुआत करते वक्त जब मैं राजनीतिक सिनेमा के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि जो अभी एक फिल्म रिलीज हुई है कंगना रनौत की, इमरजेंसी, अगर हम उससे बात शुरू कर सकें, क्योंकि इमरजेंसी एक ऐसी फिल्म है जो कहीं ना कहीं हमारे आजाद हिंदुस्तान की जो एक सियासत है उसमें एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके बहाने आज तक विपक्ष की राजनीति को, जो मौजूदा सत्ता समूह है वो विपक्ष की राजनीति को, खासतौर से कांग्रेस की राजनीति को जो है वो निशाने पर लेता रहा है। ऐसे में कंगना रनौत एक फिल्म बनाती है इंदिरा गांधी की उस राजनीतिक कहना चाहिए उस राजनीतिक फैसले पर। उसका नाम इमरजेंसी है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से इमरजेंसी पर फिल्म है? क्या वो इंदिरा गांधी की एक तरीके से बायोपिक बनकर रह गई? क्या उस फिल्म का असर है? क्या उसके बहाने जब हम राजनीतिक सिनेमा पर बात करते हैं तो आप किस तरह से उसको देखेंगे? तो संक्षेप में अगर उस फिल्म के बारे में बात करते हुए हम राजनीतिक सिनेमा के बारे में बात कर सके तो बहुत अच्छा होगा। अजय जी। जी जी, नमस्कार आप सभी को। और यही भ्रम मुझे भी था कि इमरजेंसी नाम देख करके कि ये फिल्म हो सकता है कि इमरजेंसी के ऊपर हो,
और सिर्फ इमरजेंसी पर केंद्रित होगी, तो कहीं न कहीं इंदिरा गांधी की जो भूल थी उसकी व्याख्या की जाएगी और उनको एक नेगेटिव शेड में ले जाया जाएगा। लेकिन फ़िल्म देखने के बाद, जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में भी कहा, न तो मैं निराश हुआ और न संतुष्ट हुआ, क्योंकि फ़िल्म एक मीडियोकर फ़िल्म है, डायरेक्टर के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से कमज़ोर फ़िल्म है। लेकिन कंगना ने एक बायोपिक कर दी है उनकी, इंदिरा गांधी की। इस फ़िल्म का नाम इंदिरा चरित्र रखा जा सकता था, क्योंकि बचपन से लेकर के उनकी हत्या तक पूरी फ़िल्म आती है और बीच में एक इमरजेंसी का प्रसंग आता है, जहाँ पे संजय गांधी और तमाम किरदार आते हैं। वो थोड़ा लंबा ज़्यादा ड्रामा है, क्योंकि वो है भी इम्पोर्टेंट इस फ़िल्म के हिसाब से। लेकिन इस फ़िल्म को पॉलिटिकल फ़िल्म कहना मैं नहीं चाहूँगा, ये एक राजनीतिक व्यक्ति पे बनाई हुई कंगना रनौत की फ़िल्म है। और जैसा कि उन्होंने कहा भी कि कूवी कपूर की जो किताब थी, उस पर बेस किया है उन्होंने, और कोई जयंत वसंत हैं, उनकी प्रियदर्शनी सिन्हा, नाम की जी, जी। किताब है, उस पर बेस किया है, और रितेश शाह ने लिखा है इसको। तो इसमें कल्पना बहुत कम है और प्रसंग ज़्यादा है, और जो ठोस, जो 8 साल की उम्र में इंदिरा गांधी थी, माँ के साथ उनके क्या हो रहा था, बाद में क्या हुआ उनके, कैसे उनको पार्टी के लोग अलग कर रहे थे, फिर वो कैसे आती, पूरी पॉलिटिक्स उनकी जो थी इंदिरा गांधी की, और कैसे वो सर्वाइव करती है, असर्ट करती है और एक लीडर के तौर पे उभर के आती है। और बाद में जो इनकी कल्पना है कि उनका स्वयं का भूत ही उनको परेशान करता है इमरजेंसी की वजह से, और गलतियां जो हो गई हैं उसका वो पश्चाताप कैसे करती हैं, और उस पश्चाताप में फिर आगे क्या होता है, कैसे संजय को खुद से अलग करती है, फिर संजय, तो ये फिल्म की कहानी क्या बताना। लेकिन अगर डिपिक्शन के हिसाब से कहे, क्राफ्ट के हिसाब से कहे, तो मुझे ये पॉलिटिकल थॉट की फिल्म नहीं लगी है। ये इंदिरा गांधी के चरित्र से कंगना भी कहीं न कहीं प्रभावित हुई हैं, और वो उन्होंने उनको पेश किया है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई गुणगान किया जा रहा हो और उनको जैसे किसी पेडेस्टल पे बिठा करके उनकी आरती उतारी जा रही हो। एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर बहुत ही सिंपल तरीके से कंगना ने ये कहानी कही है। लेकिन इसी के साथ अगर आप जोड़ के देखें, जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल फिगर्स पे फ़िल्में बनती रही हैं, ज़्यादातर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों पे ही बनी है, और चाहे लेकिन नेहरू पे कोई फ़िल्म नहीं आई है अभी तक। नेहरू के लिखी किताबों पर फ़िल्में ज़रूर बनी है, नेहरू पर कोई किताब नहीं है, जबकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं। शास्त्री जी पर किताब नहीं है, अम्बेडकर पे है, सुभाष चंद्र बोस पे है, भगत सिंह पर कई सारी फ़िल्में हैं, सावरकर पर भी फ़िल्म बन चुकी है, और इन सब में सबकी राजनीति अपना काम कर रही होती है। पटेल पर फ़िल्म बन चुकी है। तो ये राजनीतिक दुराग्रह कह लें, पूर्वाग्रह कह लें, जो भी हो, इन फ़िल्मों में दिखता रहा है। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि फ़िल्मों की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, उसको ज़्यादा विमर्श का विषय माना ही नहीं जाता। हम भी जब फ़िल्मों का रिव्यू कर रहे होते हैं, तो फ़िल्मों में राजनीति नहीं देख रहे होते हैं। हम फ़िल्मों के चरित्रों की व्याख्या कर देते हैं, और उनके परिवेश और परिस्थितियों की बात कर देते हैं, उनके मिलियू की बात कर देते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल टोन किसी भी किरदार का हो सकता है, चाहे वो माँ की भूमिका में हो, बहन की भूमिका में हो, या फिर और अन्य किसी किरदार की भूमिका में हो, हम उसके राजनीति में नहीं जाते हैं। हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, न सिर्फ अपनी व्याख्या में, बल्कि फ़िल्म मेकर भी अपने किरदारों को प्रस्तुत करते हुए, इन किरदारों को गढ़ते हुए भी उनकी पॉलिटिक्स को छील के निकाल देते हैं। वे वहाँ पे मुखर नहीं होते हैं। ये हमारी फ़िल्मों की दुर्दशा है, ये हमारी फ़िल्मों की यही स्थिति है। लेकिन जिस पॉलिटिक्स की बात हम करना चाह रहे हैं, और हमें उल्लेख करना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए, कि पिछले 10 सालों में जो नफ़रत वाली पॉलिटिक्स है, वो किस तरीके से उभर के फ़िल्मों में आई है, और एक सांप्रदायिकता, एक समाज के विभेदीकरण, और कुछ ऐसे मूल्यों को लेकर के स्थापित करने की बात, इन पर बात की जा सकती है कि वे कैसे अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा कर रही हैं ऐसी फ़िल्मों से, और उसको आगे बढ़ा रही हैं। अभी मैच फिक्सिंग एक फ़िल्म आई थी, मैच फिक्सिंग आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी। मैच फिक्सिंग में इशारा ये है
कि 26 से 11 जो मुंबई में हुआ था उसके पीछे कांग्रेस वालों का हाथ था। उन्होंने पाकिस्तान की एजेंसियों से मिल करके वो करवाया था ताकि अगले चुनाव में उनको वोट मिल सके। तो इतने दूर की कौड़ियां भी ला करके दिखाई जा रही है। होता क्या है, हम ये भले ही खुश हो लें कि ये फिल्में चलती नहीं है, लेकिन जब इन फिल्मों के रील बनते हैं, जब व्हाट्सएप पर ये चलता है, छोटे छोटे टुकड़े बांटे जाते हैं, तब फिर ये लोगों के मानस का निर्माण करते हैं, एक निगेटिविटी पैदा करते हैं, एक उस बिल्कुल। मानस को रचते हैं जिसकी वो जरूरत वो महसूस कर रहे हैं। फिलहाल मैं यही बात कह रहा हूँ जी। जी, बिल्कुल, आपने आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और आपकी बात का जो आखिरी सतक ख़ास तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाँ ऐसी फ़िल्में जो कि चल भले ना रही हों बॉक्स ऑफिस के पैमाने पर, लेकिन ये कि उनका जो एक असर है आज का सोशल मीडिया के ज़माने में, वो जिस तरह से, जैसे अभी साबरमती रिपोर्ट नाम की एक फ़िल्म भी आई थी, जिसमें कि जो गोधरा का इंसिडेंट हुआ था, उसको जिस तरीके से दिखाया गया, उसके प्रति एक तरह की सहानुभूति नए सिरे से पैदा करने की कोशिश की गई। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं, मैं हितेंद्र पटेल जी आपके पास आता हूँ। जो बात अजय जी ने कही है, तो जो हम हमारे मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा के बारे में ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हिंदी सिनेमा जिस तरह की पॉलिटिक्स दिखाता रहा है अपनी कहानियों के ज़रिए, कहीं न कहीं उसकी जो एक ईमानदारी थी या जो एक ईमानदार कोशिश होती है, क्या उसमें कहीं न कहीं चूक है? ये चूक क्या सिर्फ़ कथानक के स्तर पर है, या उसको आप मानेंगे कि नहीं, जो निर्माता निर्देशक है उनकी सोच का मसला है ये? मुझे लगता है कि अजय जी ने जो बात कही थी उसका पूरा समर्थन सबसे पहले मैं करना चाहूंगा कि बहुत सिंपल तरीके से चीजें दी जाती हैं, बल्कि मैं कहूँगा सिंपलिस्टिक ढंग से भी। फिल्म का अपना एक फिल्म एक माध्यम के रूप में पूरी कहानी अगर ना कह सके तो उसको बांटा जा सकता है। मैं दो उदाहरण दूंगा। एक गांधी पर एक फिल्म बनी थी, मेकिंग ऑफ महात्मा। तो उसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका को ही लिया था और बड़ी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर फिल्म बनाई थी। हालांकि सफल हुई नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, सफलता कोई मापदंड नहीं होना चाहिए जब हम लोग बातचीत करें सिनेमा पर, क्योंकि एक ऐसी फिल्म जिसमें कि पूरी बात कहने की कोशिश की जाए और राजनीति की बात भी उसमें आए, राजनीतिक विचारधारा की बात भी आए, तो उसको सुनना चाहिए। मैं आपकी बात का उत्तर देना चाहूंगा कि पॉलिटिकल फिल्म बनाने में बड़ी दिक्कत है और ये दिक्कत बढ़ती गई है। पहले भी फिल्में बनती थी और उसका मैसेज जो होता है वो बिल्कुल मतलब बहुत शटल रूप में भी होता था। फिल्में जब बनती थी तो वो राजनीति जो है वो रहती थी, लेकिन राजनीति दिखती नहीं थी, और वो भी अपने आप में एक पॉलिटिकल फिल्म। जब मुझे याद आता है शहीद एक फिल्म थी, संभवतः दिलीप कुमार की फिल्म थी, उसमें जो पहली फिल्म वाली शहीद फिल्म थी उसमें भी पॉलिटिक्स है, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से उसमें नेशनल मूवमेंट भी है, नेहरू का पोर्ट्रेयल भी बहुत सुंदर है, और कई शेड्स आते हैं मिलिटेंट मूवमेंट के भी। तो हम लोगों ने थोड़ी गड़बड़ी की है कि हमने उस तरह की फिल्मों को देखना अपने तरीके से किया है, और स्थिति इतनी खराब हो गई है अब कि अब इस तरह की सिंपल फिल्में ही पॉलिटिकल फिल्मों के नाम पे बनती हैं। एक तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को फिल्म में राजनीतिक इतिहास को ढूंढने की कोशिश करने के पहले ये देखना चाहिए कि हम किस तरह की फिल्मों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे अच्छी जो राजनीतिक फिल्म मुझे मिली है देखने को वो है सरदार, जिसका जिक्र अजय जी कर रहे थे। सरदार फिल्म जो है वो एक सचमुच अच्छी फिल्म है। और इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि जो रिसर्च किया जाता है फिल्म के लिए, वो रिसर्च बढ़िया नहीं किया जाता। जो रिसर्च करते हैं वो उसकी पर्दे पर जो उसका प्रभाव है उस पर जाना चाहते हैं, बल्कि देखना ये चाहिए कि उसमें उसका सत्यापन किया जाए कि जो बात हम कह रहे हैं वो हिस्टोरिकली वैलिड है या नहीं। इसलिए मैं सरदार का जिक्र बार बार करना चाहूंगा क्योंकि उसमें कई ऐसी बातें हैं जो उस समय के ऐतिहासिक यथार्थ को दिखलाने में सफल फिल्म मानी जानी चाहिए। उसमें कई ऐसी बातें हो सकती हैं जिसमें कि आप उसकी आलोचना कर सकें, लेकिन फिर भी एक कोशिश की गई है कि उसमें जो है ईमानदारी से
पटेल के पक्ष में ही सही, लेकिन एक बात कहने की कोशिश की जाए। इसके बाद जो हाल की जो फिल्में हैं उसमें बहुत स्थूल किस्म से आया है मामला, ये बात अजय जी कह चुके हैं। लेकिन एक और बात मैं इसमें जोड़ देना चाहूंगा ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, पॉलिटिक्स जो है उसके चित्रण में छोटी छोटी चीज पर भी बहुत सूक्ष्म तरीके से बात की जा सकती है और फिल्म में ये इसका स्कोप होता है। तो जब हम किसी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हैं और उसके भीतर कई शेड्स जो होते हैं उसको दिखलाने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि फिल्म मेकर जो है वो किस दृष्टि से उसको दिखाना चाह रहा है। तो जो गांधी है, गांधी पर कई फिल्में बनी है और कई तरीके से देखा गया है। जैसे सुभाष में बहुत फिल्में बनी हैं, अंबेडकर पर फिल्में बन रही हैं और भी बनाई जाती रहेंगी। तो इस चुनाव में ही राजनीति स्पष्ट हो जाती है। सावरकर की फिल्म देखने जाने के पहले ही हमको पता है कि फिल्म जो है वो क्या दिखलाने की कोशिश करेगी। तो फिल्म देखने के पहले ही अगर आपकी राजनीतिक दृष्टि स्पष्ट हो जाए तो फिर आप कैसे किस तरह की राजनीतिक फिल्म देखने जा रहे हैं। हमको तो लगता है कि राजनीतिक फिल्में राजनीतिक पर्पस के लिए बनाई जा रही है और वो पहले दिन से ही तय होता है। जब वो तय करता है कि अटल बिहारी वाजपेयी पर फिल्म बनाएंगे या अंबेडकर पर बनाएंगे, तो पहले से ही तय कर लेते हैं कि राजनीतिक दिशा क्या होगी। तो फिर आप उसमें फिर बहुत गुंजाइश नहीं बचती है ईमानदारी। वो एक तरह से एक पक्ष की कहानी दिखलाने के लिए किसी पात्र का इस्तेमाल करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। सुभाष बोस पर जो फिल्में बनी है पहले, उन फिल्मों में सुभाष बोस का छोटा सा ही हिस्सा, मुझे एक बंगला फिल्म याद आ रही है जिसमें कि सुभाष के बनने की कथा है, सुभाष जो नेता बने हैं वो कहानी है ना। मतलब सुभाष को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की गई है। अभी जो भी फिल्में बन रही हैं वो अननेसेसरीली सुभाष को ग्लोरीफाई या जस्टिफाई करने के लिए बन रही हैं और उसमें इनवेरिएबली गांधी को विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है। इस तरह की जो पॉलिमिकल फिल्में बनती है उसमें मुझे बहुत दिक्कत होने लगी है। और नेहरू पर तो मैं कह ही रहा हूँ, मैंने जिक्र भी किया है और शायद अजय जी ने भी किया है कि नेहरू पर फिल्म बनाना क्यों कठिन है। अभी इंदिरा पे कोशिश की गई है, लेकिन अब ये फिल्म मैंने नहीं देखी इसलिए मैं उसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। तो मैं लेकिन अजय जी की बात का समर्थन, मुझे जो हिस्से मैंने देखे हैं छोटे छोटे, उसमें मुझे ये लगता है कि इनकी कुव्वत ही नहीं है कि इंदिरा गांधी जैसे कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी पर कोई फिल्म बना सके जो हमको भा जाए। ये कुव्वत ही नहीं है इनकी जो सोच है, इस सोच से इंदिरा गांधी जैसे पर्सनालिटी पर फिल्म बनाना इनके लिए संभव नहीं। ईमानदारी को भूल जाइए, सामान्य तरीके से एक फिल्म एक कहानी कहे और उसके शेड्स को दिखलाने की कोशिश करे, इसके लिए जिस तरह की रिसर्च की जरूरत होती है और जिस तरह की दृष्टि की जरूरत होती है वो मुझे इन फिल्मकारों में नहीं दिखती है। इसलिए मैं थोड़ा निराश होता हूँ। जिस देश में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनती रही हैं उसमें इस तरह की स्थूल और बहुत ही सिंपलिस्टिक फिल्में कैसे बन रही हैं और उसमें से कोई हिट भी हो जा रही है। संतोष की बात यह है कि अधिकांश इस तरह की फिल्में फ्लॉप हो जा रही हैं। ये मेरे लिए संतोष का विषय है। मैं बहुत खुश होता हूँ जब इस तरह की कोई फिल्म फ्लॉप होती है। ये आपने बात बड़ी दिलचस्प कही है, लेकिन जो बात अजय जी ने कही थी वो भी काफी इम्पोर्टेंट है कि फिल्में भले ही फ्लॉप हो जा रही हो लेकिन उनका जो एक असर समाज के एक हिस्से पर पड़ रहा है, या जिस तरीके से आज की टेक्नोलॉजी उनके टुकड़े टुकड़े करके या उनके आधार पर चीजों को पेश करने, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं उस फिल्म बनाने के पीछे का जो मकसद है। जी जी जी, एक बात जोड़ना चाहूंगा, ये जो प्रभाव है ये प्रभाव दीर्घस्थायी नहीं हो सकता। ये एक प्रोपेगेंडा में थोड़े समय के लिए खास तरह के प्रचार में भले ही थोड़ा प्रभावशाली लगे, लेकिन फिल्म माध्यम में ये मिट जाने वाली चीजें हैं जो आएंगी और चली जाएंगी। इसलिए आप ज्यादा चिंतित ना हो। अगर ये फिल्में फ्लॉप हो रही हैं तो मुझे लगता है कि दर्शकों ने इस तरह की फिल्मों में अपनी राय दे दी है कि इन फिल्मों में को हम लोग ध्यान से नहीं देख पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे। जी जी, आपने जो बात कही है, दरअसल चूंकि बात कंगना रनौत की फिल्म से शुरू हुई, अजय जी ने फिल्म देखी है, मैंने भी इत्तेफाक से वो फिल्म देखी है,
और मुझे क्या लग रहा है कि कंगना रनौत बीजेपी की एमपी हैं, बीजेपी की सांसद हैं, उनकी पार्टी जो है वो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी सब पर हमलावर है और जिस तरीके से उसको एक तरीके से विपक्ष विरोधी विमर्श का एक केंद्रीय तत्व बनाए हुए है, खासतौर से इमरजेंसी की घटना को जब सरकार लोकसभा में प्रस्ताव पारित करवा दे और उसको हर साल याद करने के लिए 30 सेकेंड जी 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 बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 30 सेकेंड। सर, मैं सावरकर के ऊपर जब फिल्म आई थी तो सावरकर के ऊपर फिल्म में मैंने देखा कि एक बड़ा कैंपेन चलाया गया। अभी आपने एमपी की बात की ना, एक कैंपेन के तहत लोगों को गाड़ियों में भर भर के सिनेमा हॉल ले जाया गया और इसको हिट कराने की कोशिश की गई। तो मैं भी ये देखने के लिए गया एक दिन कि पता नहीं कैसे सावरकर पर कैसी फिल्म बनी है। मैं सावरकर पर थोड़ा अध्ययन करता रहा हूँ। तो उस हॉल में मैंने देखा सर कि मैंने जब वो गांधी पर गोली चलती है सर, मैं बताता हूं कि तालियां बजने लगी उस हॉल में और मुझे इतनी शर्म आई। मुझे लगा कि ये जो भीड़ ठेली जा रही है इस प्रचार में, ये कितनी शर्म की बात है। मतलब ये फिल्म नहीं है, वो प्रचार वाला मामला हो गया। उस हिट का कोई मतलब नहीं सर। जी आपने आपने बिल्कुल सही, हालांकि वो फिल्म तब भी हिट नहीं हुई। ये जो आपने सावरकर के बारे में बताया, इस तरह के प्रचार के हथकंडों के बावजूद वो फिल्म हिट नहीं हुई। तो जो आपकी जो स्थापना है, यानी जो आपका हाइपोथेसिस है, वो बिल्कुल सही साबित हो रही है कि हाँ भाई, अगर जनता इस तरह की फिल्में नहीं देख रही है तो भले ही एक छोटा मोटा सेक्शन जो है उससे प्रभावित हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापक तौर पर जो है उसका असर उस तरह से नहीं हो रहा। लेकिन अजय जी की चिंता बिल्कुल वाजिब है और मैं उसको और खास तौर से चूंकि इमरजेंसी से उन्होंने बात शुरू की, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बात कंगना रनौत ने अपनी फिल्म में दिखाने की कोशिश की है, तो उन्होंने एक तरीके से इंदिरा गांधी की बायोपिक बना डाली और वहीं पर गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल में। जो पार्टी सांसद के नाते उनको जो फिल्म जो उन्होंने सोची होगी या जो उनसे उनके पार्टी के लोगों को उम्मीद होगी, कोई इंदिरा गांधी का कोई बहुत ही करारा, बहुत ही तीखा क्रिटिक पेश करेंगी और इंदिरा गांधी लगभग जो है वो एक जो जिस तरह से भारतीय राजनीति के इतिहास में उनको खलनायिका की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है पिछले 10-15 सालों से, तो उसको और कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये फिल्म जो है इंदिरा गांधी को खलनायिका नहीं बनाती है। उल्टे अगर मुझे लगता है, मैं अगर चूंकि मैंने ये फिल्म देखी है, तो मुझे लगता है अगर कोई एक व्यक्ति इससे सबसे ज्यादा नाराज होगा तो वो मेनका गांधी को होना चाहिए, वरुण गांधी को होना चाहिए, क्योंकि संजय गांधी को इसमें एक तरीके से खलनायक की तरह प्रस्तुत किया गया। इमरजेंसी के खलनायकों में वो थे भी, इसमें कोई दोहराय नहीं। इतिहास जो जो है राजनीति, वो उसमें उनकी एक भूमिका है, नकारात्मक भूमिका है। लेकिन इंदिरा गांधी इसमें एक इनसिक्योर महिला की तरह, एम्बिशियस महिला की तरह, इनसिक्योर महिला की तरह आती, जो कुल मिलाकर के अपने पुत्र मोह में अपने बेटे की जो ज्यादतियां थी, जो फैसले थे, उनके आगे एक तरीके से बेबस दिखाई देती है। बहुत सारे कांग्रेस के लोगों ने जो किताबें लिखी हैं, जिसमें मार्गरेट राय, तमाम सारे लोग हैं, उन्होंने इस तरह की चीजें बताई भी हैं कि कैसे इंदिरा गांधी जो है वो कैसे संजय गांधी उन दिनों रूल कर रहे थे एक तरीके से पीछे से, और सब कुछ जो है वो वही तय करते थे। बहरहाल जो बात है, मैं शिवा जी आपके पास आता हूँ। ये जो बात हम लोग कर रहे हैं कि सिनेमा, राजनीतिक सिनेमा, यानी कोई भी सिनेमा जो है वो राजनीति से अलग नहीं है। पहली बात तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। अगर हम इसमें कोई मतभेद है तो आप अपनी राय रख सकती हैं। और जो राजनीतिक सिनेमा जिसको हम समझ रहे हैं, उसकी अपनी जो दिखाने की एक राजनीति है, यानी दिखाने का एक जो तरीका है, जो पूर्वाग्रह है, जो उसकी एक कहना चाहिए कि समझ का मामला भी है, या एक तरीके से कहा जाए कि भाई आपको पैसे भी कमाने हैं, संदेश भी देना है, आपको अपनी खाल भी बचानी। तो पहले जैसे 50-60 में हम देखते थे कि विमल रॉय हो या गुरदत्त हो या महबूब खान हो या इस तरह के फिल्मकार हो, वो जरा ज्यादा हिम्मती नजर आते हैं आज के फिल्मकारों के मुकाबले में। आप क्या कहेंगी? जैसे विमल रॉय को अगर 2 बीघा जमीन में दिखाना था किसान का एक कैसे किसान जो है वो छोटा जो मार्जिनल किसान है वो कैसे भूमिहीन मजदूर में बदल जाता है बड़े शहर में जाकर के, वो समस्या हम देख रहे हैं आज भी है, और आज बल्कि ज्यादा विकराल रूप में है। लेकिन आज कोई 2 बीघा जमीन जैसी फिल्म नहीं बना रहा है। क्या कहेंगी आप? बहुत ज़रूरी बातें कह दी गई हैं। आपने ठीक ही किया कि मुझे गुरुदत्त और विमल रॉय साहब की तरफ ले गए, क्योंकि मैं बार-बार यही सोच रही थी कि जो मेटा नैरेटिव है पॉलिटिक्स का, वो गायब हो गया है। आपने कहा 2 बीघा ज़मीन और गरीबी। भारत में गरीबी अभी भी कम नहीं है, लेकिन अब फ़िल्मों से गरीबी गायब हो गई है। वो किसी भी तरह की फ़िल्में, मुझे याद आ रहा है कि बहुत चलने वाली गैंग ऑफ वासेपुर हो या ओटीटी पर आने वाली चीज़ें हों या और भी, आप देखिए गरीबों का सवाल, गरीबों की समस्या गायब हो गई है। सारा का सारा तिकड़म बचा है कि कौन कैसे तिकड़म करके बाजी मार ले जा रहा है। अभी एक फ़िल्म मैंने देखी थी, चीफ मिनिस्टर करके कोई थी, जिसमें ऋचा चड्ढा की वो फ़िल्म है।
और उसमें हम्म। अंदरूनी तिकड़मबाजियां, साजिशें, धोखे और ये सारी चीजें थी। और मिर्जापुर भी देखते हुए यही महसूस होता है कि यही सब कुछ है। तो अभी अभी का जो दर्शक है, वो अ, वो जिसके लिए अब फिल्म बन रही है, वो रही है। तो इसलिए वो जो सवाल है, बुनियादी सवाल है कि हमें समाज कैसा चाहिए, उस पर फ़िल्म नहीं बन रही है। जहाँ तक इधर की राजनीतिक फ़िल्मों का सवाल है, ख़ासकर जो राइट विंग के रुझान रखने वाले, तो मुझे लगता है वो तो चुनाव उन्मुख फ़िल्में बना रहे हैं। अब ये चुनाव आया तो ये फ़िल्म रिलीज़ हो जाए, ये चुनाव आया तो ये फ़िल्म रिलीज़ हो जाए। तो चुनाव दर चुनाव फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं। वो कभी-कभी लेट हो सकती है, जैसे इमरजेंसी लेट हो गई क्योंकि उसने उतना डिलीवर नहीं किया, उस तरह का एंटी कांग्रेस मैसेज डिलीवर नहीं किया, तो शायद वो लेट भी हो गई, या उसको अगर आने भी देते तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता उससे। लेकिन लगातार हम ये देख रहे हैं कि वो जो बेसिक सवाल था, हमारा जो मॉरल आर्गुमेंट एक निहित रहता था, वो मॉरल आर्गुमेंट नहीं है। पक्ष सीधे से लिया जा रहा है, निर्लज्जता से लिया जा रहा है। अगर नफ़रत फैलती है, तो फैले। हमारा सच ये है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है उस सच की, हम वो सच ही दिखाएँगे। उसमें झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलेंगे। केरला स्टोरी जैसी झूठी फ़िल्म बनानी पड़े तो हम बना सकते हैं। हमें उससे किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं है। तो ये फ़िल्मों का पूरी तरह से राजनीतिकरण और सियासत की गोद में, सियासी पार्टियों की, सियासत भी नहीं, सियासी पार्टियों की गोद में बैठ जाना, ये बिल्कुल नया है अभी। और ये उसी तरह से आप देखें, जैसे समाज में भी जो असली मुद्दा है, जो हमारी हॉरिज़ॉन्टल एकता होनी चाहिए गरीबों की, या एक वर्ग की एकता होनी चाहिए, उसको निकाल कर के गरीब अमीर सब सिर्फ़ जाति और धर्म में बाँटे गए हैं। वो ही वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। बायोपिक का जहाँ तक सवाल है, बायोपिक मुझे ये लगता है कि अ, बायोपिक में मेरी ख़ास दिलचस्पी इसलिए नहीं होती है कि जब आप रिसर्च करने के प्रोसेस में होते हैं, तो आप मुतासिर हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और उसमें आप कहीं न कहीं अधिनायकवाद का पुट आने से रोक पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जबकि अगर आप इंदिरा गांधी को गरीबों के मुँह से, जो इस समय 70-80 की उम्र के लोग हैं, उनके मुँह से सुने, तो उन सब का अपना-अपना पक्ष है इंदिरा गांधी को लेकर के। जो जनता है, जिसने इंदिरा गांधी को बियर किया या सफ़र किया या प्रभावित हुए या उसका फ़ायदा उठाया, हर तरह का, तो उसका अपना-अपना पक्ष है। तो बायोपिक के साथ, चाहे वो जयललिता की बायोपिक हो, चाहे और दूसरी बायोपिक्स हो, मुझे बायोपिक को लेकर के मुझे तो जो बायोपिक बना रहा है, मुझे उसकी मनःस्थिति का ज़्यादा अंदाज़ा हो पाता है, बजाए इसके कि जो नेता जिसका डिस्कशन हो रहा है उसका सवाल है। तो मेटा क्वेश्चंस, जो मेटा नैरेटिव है समाज का, जब वहाँ से गरीबी का सवाल बाहर किया गया, मीडिया में गरीबी के पे ऊपर चर्चा नहीं है, बेरोज़गारी पे, आत्महत्याओं पे, बलात्कारों पे, हेट क्राइम्स पे, इन सब पे जब वहाँ पर चर्चा नहीं है, तो ये भी एक मीडिया है, पॉपुलर मीडिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अ, हम लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर कितनी और खून-खराबा और नफ़रत कंज़्यूम कर सकते हैं। जिस दिन समाज इसके ऊपर सवाल उठाएगा, उस दिन हमारी पॉलिटिकल फ़िल्में दोबारा से उस टेस्ट की बनेंगी, जैसे आंधी है, जैसे पार्टी है। पार्टी में आप देखिए, पार्टी अगर पैरेलल सिनेमा वाली एक फ़िल्म आई थी, अगर आप याद करें तो वो जो उपस्थित नहीं है, लेकिन पूरी फ़िल्म में बिल्कुल। उपस्थित है, और एक लास्ट लास्ट शॉट हम में वो किरदार आता है नसीरुद्दीन शाह का। अमृत लेकिन अमृत बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी, और वो कितनी नुएंस्ड फ़िल्म है, वो समाज को कितना कुछ सोचने के लिए देती है। या मैं आज़ाद हूँ, जो जो दोहन है, जो एक्सप्लॉइटेशन है विदिन पॉलिटिकल क्लास, उसको जिस तरह से वो बताती है कि अगर एक गरीब मिल जाता है, मतलब अभी जो मांझी वाली फ़िल्म आई जिसमें पहाड़ काट के वो रास्ता बनाता है, वो देखें, और मैं आज़ाद हूँ देखें। तो अभी अब मैं आज़ाद हूँ का जो मैं सोचने पे मजबूर करता है। या एक शशि कपूर की फ़िल्म थी जो मीडिया को लेकर के आई थी, न्यू दिल्ली कौन-सी टाइम्स। कांग्रेस न्यू की, दिल्ली टाइम्स। हाँ, न्यू दिल्ली टाइम्स। उसमें आप देखिए पॉलिटिक्स का सवाल कितनी अच्छी तरह से उठाया गया है, और मीडिया का उसमें क्या हो सकता है रोल, और मीडिया कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जो
जो जॉनर के तौर पे सियासत को सामने रख के मनोरंजन और मॉरल आर्गुमेंट के साथ फ़िल्में बनाएँगे, वो फ़िल्में हैं। अभी मॉरल आर्गुमेंट के साथ कोई फ़िल्म बन नहीं रही है, समाज की दिशा तय करने वाली फ़िल्में नहीं बन रही हैं। समाज में जो हो रहा है, उसको किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, वही फ़िल्में बन रही हैं। तो रियल लाइफ़ इवेंट्स और पर्सनैलिटी को बड़ा ये भ्रामक है। मुझे ये लगता है कि मैं इस तरह की जॉनर में जाना ही नहीं चाहूँगी। आंधी जैसी फ़िल्म में भी मुझे लगता है थोड़ा रोमांटिसाइज़ेशन था, ज़्यादा था या जो भी है। तो मुझे ये के नाम पर हमें जो परोसा जा रहा है, वो पॉलिटिकल आग्रहों से भरा हुआ है। वो हमें ये बता रहा है कि आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े होना सही है। राष्ट्रवाद जितना कुरूप हो सकता है, जितना बचकाना हो सकता है, वो सब कुछ उसमें सामने आ रहा है। और मुझे कैपिटलिस्ट का माध्यम है और अब बनाने वाले भी सिर्फ़ उसी धारा के लोग हैं। तो सवाल यही है कि फ़िल्में किसके लिए बन रही हैं, क्यों बन रही हैं ये पॉलिटिकल फ़िल्में, और इसमें से मॉरल अपील क्यों हम नहीं ढूँढ पा रहे हैं, क्यों नहीं हमें मिल रही है? जी। जी, आपने बहुत अहम बात कही, चूँकि आपने कुछ ऐसे फ़िल्मों का और फ़िल्मकारों का ज़िक्र किया जो कि दरअसल जिनको हम राजनीतिक फ़िल्मकार नहीं कह सकते या नहीं कहते हैं आमतौर पर, क्योंकि उनकी, जैसे आपने आंधी फ़िल्म का ज़िक्र किया, गुलज़ार का सिनेमा जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो वो ज़ाती रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब उसमें एक गंभीर चित्रण होता है पर्सनल रिलेशंस को लेकर। लेकिन मुझे याद है गुलज़ार की एक फ़िल्म आई थी मेरे अपने, और मेरे अपने जो फ़िल्म थी वो देखा जाए तो युवाओं के आक्रोश को लेकर फ़िल्म थी, उसमें प्रेम कहानी भी थी, लेकिन उसमें जो गाना था एक कि हाल-चाल ठीक-ठाक है, सब कुछ ठीक-ठाक है, काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से बाकी सब ठीक-ठाक है। तो जो काम नहीं है वाला सवाल था, यानी बेरोज़गारी का सवाल जो उस समय 70 के दशक की शुरुआत में गुलज़ार ने उठाया था, वो आज भी कायम है। लेकिन आज हमको उस तरह का मतलब मेनस्ट्रीम सिनेमा के खांचे में भी जो है हमको उस तरह का कोई एक चित्रण नहीं मिलता है कि हाँ, युवाओं के आक्रोश को उस तरह से कोई दिखाए कि कैसे जो है वो बेरोजगार नौजवान जो है वो अपराध की अंधी गली में धकेल दिए जाते हैं, और कैसे वो किस तरह से उनकी जो आपस की लड़ाई है वो कैसे राजनीतिक दलों के फायदे का माध्यम बनती है, वो उस फिल्म में दिखाया था। लेकिन नंदिता जी, मैं आपके पास आता हूँ, जो इसी तरह के सिनेमा में जैसे आंधी का जिक्र किया अभी शिवाजी ने, तो आंधी भी एक तरीके से देखा जाए तो उसको पॉलिटिकल फिल्म के तरह से देखा गया था, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ एक पॉलिटिशियन की बात नहीं थी, वो एक सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं एक जेंडर पॉलिटिक्स का भी जिक्र आता है। और जितनी भी इस तरह की मुख्य मतलब मध्यमार्गी फिल्में रही हैं, चाहे वो ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा हो, चाहे बासु चटर्जी का सिनेमा हो, चाहे गुलजार का सिनेमा हो, इस तरह की जितनी भी फिल्में रही हैं उनमें हम कहीं ना कहीं वो चीज देखते हैं। चाहे वो आप मुझे तो याद है गोलमाल जैसी फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी जो है वो इमरजेंसी का जिक्र लाते हैं और वो कहते हैं कि भाई इमरजेंसी हट गई, तो भी इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी मनमानी करते रहें, ठीक है ना। या वो कहते हैं पर्सनालिटी कल्ट का सवाल उठाते हैं उसमें। या मुझे गुलजार की एक और सॉरी ऋषिकेश मुखर्जी की एक और फिल्म याद आ रही, नरम नरम गरम शायद नाम था उसका, उसमें वो ओम प्रकाश का एक किरदार कि वो अचानक से इमरजेंसी का जिक्र आता है तो वो घबरा के कहता है क्या फिर से आ गई इमरजेंसी, वो कोई इमरजेंसी की बात करता है, कहता है क्या फिर से आ गई। तो ये जो चीजें थी छोटी छोटी, बहुत बारीक बारीक तरीके से फिल्मकारों ने अपनी तरफ से टिप्पणियां करने की कोशिश की, लेकिन आज वो चीजें भी नहीं दिखती। क्या कहेंगे आप नंदिता जी? नहीं, मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि आज वो नहीं दिखती। आई डोंट नो, मैंने ऐसे कैसे हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं क्या फिल्मों में? जैसे आपने आंधी का जिक्र किया, हाँ, आंधी वाज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, गुलजार की फिल्म है। फिर उससे पहले बहुत सारे वो जो हालचाल ठीक ठाक है, दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन अपोंजोन बाय तपन सिन्हा। तो मैं बंगाल से हूँ, तो बंगाल में ना काफी सारी फिल्में जैसे सत्यजीत रे ने बनाया था कैलकाटा ट्रिलॉजी, हाँ, नक्सलाइट मूवमेंट के ऊपर, प्रतिद्वंदी गंगोपाध्याय के नॉवेल पर बनी थी फिल्म। फिर अकाले सौंधा ने एक फिल्म था मृणाल सेन का 1943 फेमिन, एंड हाउ आर यू रिविजिटिंग दैट अगेन एंड अगेन। एंड जैसे अभी मैडम ने वो पार्टी फिल्म का जिक्र किया था, तो मुझे लगा कि वही लास्ट सीन को लेकर, और यहाँ पर भी वो है, जैसे मतलब एक ऐसे लोग बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, तो बाकी बैकग्राउंड में वो सब चीजें, वो सब शॉट्स आ रहा है एक के बाद एक, 1 2 3 4,
एंड इट वाज अ कंप्लीट शॉक टू एवरीवन। तो ये सब मतलब इक्वेशंस को लेकर फिल्में बनती गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है। देयर आर एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स, और ओटीटी में तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स। लास्ट जब जो हमारा जो डिस्कशन था वो भी उसी के ऊपर था। आई बिलीव दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो ऐसा है सब, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक चीज मैंने बस 2-3 से सवाल मेरे मतलब दिमाग में आए सुबह से, जैसे मैं सोच ही रही थी कि आर पॉलिटिशियंस रियली एज बैड एज दे आर शोन इन मूवीज, इसको लेकर भी। हाँ, एंड व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन पॉलिटिक्स सो फॉर इन इंडियन सिनेमा। आपने इमरजेंसी के बारे में बताया, मैंने फिल्म नहीं देखी पर रिव्यू पढ़ी है इसकी कि इंदिरा गांधी वाज कॉल्ड गुड़िया, उसको गुड़िया कहा जाता है। और जब इनका गूंगी गुड़िया, गूंगी गुड़िया उनको कहा गया था, उनको गूंगी गुड़िया कहा गया था पहले, गूंगी गुड़िया। जी जी हाँ, इंदिरा फॉर इंडिया एंड इंडिया फॉर इंदिरा, वो जो नारा था ना, हाँ, उसको इन्होंने ज्यादा एम्फसाइज किया। और फिर इनका वो जो अलायंस हो रहा था जनता दल के साथ, ऐसा दिखाया जनता पार्टी हाँ, तो शी स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। वो उसको एक, अभी ये आप कह सकते हैं कि हाँ ये सही नहीं था नेचुरल, एंड देयर हैड बीन अ ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग प्रोपेगेंडा फिल्म्स। ये तो मतलब मैं श्री 420 से देख रही हूँ कि वो भी तो नेहरू, जैसे मैंने अगले लास्ट में भी बोला था कि नेहरू एंड सोशलिज्म पर बना है। फिर अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग फिल्म मुझे याद है, हीरक राजा देशे इन बांग्ला। सत्यजीत रे मेड 2 films, Kupika in Bhagavan and Hirak Raja Deshe. Both were political films. हाँ, apparently they were made for children. नंदिता जी, एक आपसे दरख्वास्त है, आपका जो फ्रेम है ना उसमें आपका चेहरा कट रहा है, आप थोड़ा सा अपने आप को स्क्रीन की तरफ ले आइए और इधर आइए क्या, हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसे आइए ताकि जो आपका चेहरा पूरा दिखाई दे दर्शकों को। जी जी हाँ हाँ, थोड़ा अपने फ्रेम को ठीक कर लीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, और हाँ बेहतर जी। राजा देशे जो फिल्म था ना, वो फिल्म मतलब एक राजा के बारे में है, एक ऑटोक्रेटिक रूलर है, एक टिरेंट है, हाँ, जो मतलब जैसे अपने कृषकों को शोषण कर रहा है, हर किसी को, और फिर ब्रेन वॉश करे। बट दैट वाज अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी और अ वेरी बिग क्रिटिसिज्म और इमरजेंसी। लेकिन इन्होंने बहुत ह्यूमर से दिखाया था। फिर जो ऐसे कैरेक्टर्स थे जोतदार जैसे, इनको थोड़ा बिलिटल करने के लिए इनका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज थोड़ा कॉलोकियल कर दिया। बंगाली में तो हर भाषा में ना बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक इंटरव्यू, नंदिता जी मैं माफी चाहता हूँ, आपको बीच में टोक रहा हूँ, मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ, क्योंकि आपने बंगाली सिनेमा का जिक्र किया और आपने बहुत अच्छी फिल्मों के नाम लिए। क्या आज की तारीख में आज की तारीख में हीरक राजा देशे जैसी कोई फिल्म बन रही है क्या बंगाली में, या इस तरह की कोई आप संभावना देख रही हैं? जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया, अच्छा जिस तरह का आपने कैलकाटा ट्रिलॉजी का आपने जिक्र किया, या मृणाल सेन का जिक्र किया, रचित घटक की जन्म शताब्दी शुरू हो गई है, उनकी फिल्मों को भी हम बात कर सकते हैं और हम आगे उन पर अलग से प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन इस तरह की जो फिल्में बनी है पहले, क्या वैसा कोई ट्रेंड आज की तारीख में आपको बंगाली सिनेमा में दिख रहा है? एक फिल्म बनी थी भूतेर भविष्य, उसका नाम था। भूत मतलब अतीत और भविष्य आपको पता है। हाँ, वो भी कुछ रूलिंग पार्टी को लेकर और उनके ऊपर उनका कुछ मतलब एक मौकरी विधि था उसमें। आई थिंक दे वर बोल्ड इनफ टू क्रिटिसाइज। ऐसी फिल्में नहीं बन रही है, ये तो सही नहीं है। हाँ, अभी आप ये कहते हैं कि एक सवाल आ जाता है कि कैसे आप राजनीति और सिनेमा को एक जगह लाएंगे, हाउ आर दे बीइंग कनेक्टेड। अभी जैसे डिपिक्शन ऑफ पॉलिटिक्स सिनेमा में होते जा रहे हैं बहुत पहले से। इट इज ये सब मतलब वो बात नहीं है कि सिर्फ हिंदी फिल्मों में है, रीजनल फिल्म्स में भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल, आपने जो जिक्र किया है, जी आपने जो जिक्र किया उन फिल्मों में बिल्कुल पॉलिटिक्स है। और मैं तो ये बात शुरू से कह रहा हूँ, इनफैक्ट हमारे जितने भी सारे वक्ता अभी जिन्होंने सबने कहा है, सब ये मानकर चल रहे हैं कि कोई भी सिनेमा जो है वो राजनीति से परे नहीं है। एवरी फिल्म इज अ पॉलिटिकल फिल्म। तो वो तो अपनी जगह बात सच है, लेकिन जो मेरी एक जिज्ञासा थी, जो जिज्ञासा जो है अभी भी, कि क्या जिन फिल्मकारों का आपने बंगाली के जिक्र किया, सत्यजीत रे का आपने नाम लिया, मृणाल सेन की फिल्मों का नाम लिया आपने जी, तो क्या उस तरह का सिनेमा जो कि पॉलिटिकल क्रिटिक हम जिसको कह सकते हैं, अपने समय के समाज का, अपने समय की राजनीति का,
उस तरह आज कोई बंगला फिल्मों में दिख रहा है? क्योंकि देखिए जैसे सत्यजीत रे या मृणाल सेन के फिल्मों में हम देखते हैं कि उस समय का जो वामपंथी नेतृत्व था कहीं ना कहीं या तो उसको लेकर के क्रिटिकल फिल्में बनती थी या उसको किसी न किसी तरीके से समर्थन देती हुई फिल्में बनती थी, है ना? आज क्या हम ये कह सकते हैं, मैं आपसे जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, अपनी जानकारी के लिए, मेरी जानकारी में इजाफा होगा इससे अगर आप बता सकें कि क्या तृणमूल कांग्रेस की जो राजनीति है पिछले एक दशक से ज्यादा की जो राजनीति है बंगाल में, उसको लेकर के कोई फिल्म ऐसी बन रही है या बनी है पिछले एक 10 एक साल में जिसको हम मान के चले कि भाई ममता बनर्जी की राजनीति का जो है उसमें क्रिटिकल एनालिसिस किया गया हो या कहीं कहीं कोई टिप्पणी भी की गई हो क्रिटिकली? क्या आप बता सकती हैं? फिल्म मुझे याद आया भूते भविष्य, उसकी एक सीक्वल भी बनी थी, भविष्य अच्छा। भूत। तो ये दो जी, जी। फिल्म मुझे याद आया, लेकिन वो जो फिल्म मेकर थे उनको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसके वजह से, उनका जो जर्नी है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं रही। तो जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता जी अपनी ये जानकारी देने के लिए। हाँ हितेन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली ये सब सवाल को लेकर जैसे आप पूछ रहे हैं सर, और एक बात है कि सिनेमा का स्पेशली राजनीतिक सिनेमा ना पीपल्स इमोशन का पोर्ट्रेल करता है। बिल्कुल नहीं, हम आपसे इस मुद्दे पर आपकी टिप्पणी में आगे लूंगा। मैं जरा हितेंद्र जी का जो भी उनका एक दखल वो देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। जी हितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लगता है हितेंद्र जी का फ्रेम ही फ्रीज हो गया है। बहरहाल अजय जी, आपके पास लौटता हूँ। जो बातें अब तक की हमारी बातचीत में निकल कर आई हैं, क्या आपको लग रहा है कि आज का जो सिनेमा है हमारा, क्या वो सेंसरशिप के दबावों की वजह से भी कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ रहा है, या ये कह सकते हैं कि भाई सेंसरशिप का जो एक नया रोल है कि भाई वो आपको कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्में तो बनाने देती है और वो पॉपुलर भी हो जाती हैं, आ जाती हैं, लेकिन जब इमरजेंसी आप बनाते हैं तो उस पर बहुत सारे कट्स लगते हैं, कहा जाता है कि नहीं इससे नुकसान हो जाएगा, ये बहुत सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं फिल्म जो है वो इमरजेंसी हो सकता है। कंगना रनौत ने जो ओरिजिनल बनाई हो उसमें शायद इंदिरा गांधी का ज्यादा तीखा क्रिटिक हो, लेकिन जब फिल्म हमारे सामने आई है सेंसरशिप से पास होकर के तो उसमें वो चीजें नहीं दिख रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो एक किस्म के दबाव है, कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह तो है ही अपनी जगह, लेकिन दबावों का भी असर है? बिल्कुल होगा, असर तो होता ही है, दबावों का बहुत ज्यादा असर होता है। और फिल्में नहीं बन रही है उसके पीछे ही एक दबाव है। फिल्में बन जाती है उसके बाद जो दबाव आता है वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग अपने प्रोजेक्ट को फंसाना नहीं चाहते हैं। इस तरीके की फिल्में बना करके वे शिक्षकों के पीछे नहीं जाना चाहते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये सच्चाई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। सिनेमा में पॉलिटिक्स का होना तो लाजमी है। अब ये पॉलिटिक्स बहुजन हिताय में है, बहुजन सुखाय में है कि नहीं है, ये हमें देखना होगा। पॉलिटिक्स दक्षिणपंथी भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स वामपंथी भी करते रहे हैं, पॉलिटिक्स सेकुलर लोग भी करते रहे हैं, जो मिडिल ऑफ द सिनेमा करते रहे हैं उनमें भी पॉलिटिक्स आती रही है। वही देखना है कि कितने ज्यादा दर्शकों के हित में वे फिल्में बन पा रही हैं और कितने बड़े समुदाय के हित की बात की जा रही है। अगर संकीर्ण हो करके फिल्में बनाई जा रही हैं, बहुत ही सेक्टेरियन अप्रोच रखा जा रहा है, तब तो दिक्कत है, और उसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अभी इधर हाल फिलहाल में अभी जो लोग एक्टिव हैं हिंदी सिनेमा में, उनकी फिल्मों को अगर हम देखना चाहें, क्योंकि यही लोग फिल्में बनाएंगे और देखेंगे। अगर इम्तियाज अली की चमकीला को लें, चमकीला में व्यक्ति की आजादी के मामले को जिस तरीके से उठाया उन्होंने, प्रकारांतर से उठाया, सीधा बात नहीं करती है फिल्म वो। इसी प्रकार से सुधीर मिश्रा की फिल्म आई थी अफवाह, उसमें जिस तरीके से बात की गई थी, पॉलिटिक्स था वहां पे। अनुभव सिन्हा की फिल्म आई थी भीड़, वहां भी पॉलिटिक्स थी। तो लेकिन ये उस ढंग की पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। हमारी दिक्कत क्या है कि हम फिल्म में कई बार राजनीतिक चेहरे आ जाएं, राजनीतिक घटनाएं आ जाएं, तो हम फिल्मों को पॉलिटिकल मान लेते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस फिल्म का नाम ही राजनीति है उसमें राजनीति नहीं है, वो संबंधों की फिल्म है। मैं प्रकाश झा की फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो राजनीति की बात ही नहीं करती है, वो
थोड़ा थोड़ा महाभारत और थोड़ा इधर से कर्ण को ले लिया, उसको ले लिया, उसको ले लिया, उन संबंधों को लेकर के चली जाती है। हाँ, उनकी दूसरी फिल्म जो आरक्षण आई थी, वहां पे राजनीति थी, सत्याग्रह आई थी, वहां थोड़ी राजनीति थी, लेकिन जैसे भटकी हुई राजनीति है उनकी, वैसे हिंदी फिल्मों के फिल्मकार ज्यादातर भटके हुए भी है। राजनीतिक सोच में स्थिरता नहीं है, स्पष्ट सोच नहीं है, और आप जिन पूर्वजों की बात कर रहे हैं, पुरखों की बात कर रहे हैं, जिनके पास एक धार थी, राजनीतिक सोच थी, वैसे लोग तो अब कम ही हो गए हैं, वैसे लोग नहीं है। युवा पीढ़ी जो आई है, जो पॉलिटिकल थॉट रखती है और आज के समाज को समझ रही है, वो फिल्में नहीं बना पा रही है, उसके स्क्रिप्ट को रोक। मैं 2-3 ऐसे उदाहरण जानता हूँ जहाँ की फिल्म बन रही थी, फिल्म में कुछ ऐसी घटनाएं थी जो वर्तमान सत्ता के खिलाफ जा रही थी, उन फिल्मों को रोक दिया गया। करण जौहर की फिल्म तख्त जो बन रही थी, तख्त जैसी फिल्म रोक दी गई क्योंकि वहां पे धारा स्ट्रक्चरों को हाईलाइट किया जाता था, औरंगजेब पर फोकस नहीं होता। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। हम बहुत ही एक संक्रांति से भी ज्यादा महासंक्रांति के दौर में घुस गए हैं, और यहाँ पे मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है फिलहाल कि ऐसा कुछ पॉलिटिकल सिनेमा हमारे सामने आ जाएगा। हाँ, सटल तरीके से कुछ लोग अगर काम कर दिए तो अलग बात है कि वो फिल्मों में आ जाए, और जैसे कि चमकीला में आ गया या ऐसी कुछ फिल्मों में आ गया, वैसा हो जाए तो हो जाए। लेकिन मुझे कोई ऐसी घोषणा नहीं दिखाई पड़ती, ना ऐसी कोई फिल्म बन रही है जो पूरी तरह से पॉलिटिकल फिल्म हो। तो दिक्कत है, हिंदी सिनेमा में तो बहुत ही दिक्कत है। भारतीय भाषाओं की दूसरी फिल्मों की, मलयालम में है, मलयालम में खूब पॉलिटिकल सिनेमा बना है, इवन तमिल और तेलुगु में भी बना है। मैं पुष्पा 2 वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ की जो छोटी फिल्में हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहां पे सच को सच कहने की बात वहां पे है। हमारे यहाँ सच पर भी एक मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है और फिर दूसरे तरीके से बात की जाती है। शायद डर ज्यादा है, उधर का सेंसर भी उतना उदार है। हमारे यहाँ सेंसर, जो हिंदी वाला सेंसर है, वो कुछ ज्यादा कठोर और सत्ता के करीब है, इसलिए भी दिक्कत होती है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही मलयालम सिनेमा का, चूंकि आपने जिक्र किया तो बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ जिस तरह से वहाँ। लेकिन वहाँ अच्छी बात यह है कि जो उनके मुख्य धारा के कलाकार हैं, जैसे कि आप अगर वहां देखें तो वो जिस तरह से धनुष को लेकर के फिल्में बनाते हैं, कर्णन जैसी फिल्म बन रही है, यासार पट्टा परम्पराई जैसी फिल्में बन रही हैं, जय भीम जैसी फिल्म बन रही है वहां लगातार, जो कि जाति के सवाल पर बहुत तीखे तेवरों के साथ सामने आती है। वो एक वाकई में एक धार है सिनेमा में वहां के। शिवाजी, आपके पास आता हूँ, चूंकि यहाँ पर अब सवाल इस तरह के सिनेमा पर आ गया, तो जो दलितों का सवाल है और खासतौर से अल्पसंख्यकों का सवाल है, मुसलमानों का सवाल अगर मैं ले लूं, और तो पिछले 10-15 सालों में तो खास तौर से जो है मुसलमानों का डिपिक्शन जो है वो बिल्कुल हिंदी सिनेमा में बिल्कुल एक अलग तरीके से बदल गया। यानी अगर हम देखें कि जो हिंदी सिनेमा जिसने 50s में वो गाना दिया कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा, इतना बढ़िया एक किस्म से सामाजिक संदेश दिया गया था, सामाजिक समरसता का, आज वहां पर जो है वो बिल्कुल अदराइजेशन का पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आती है या केरला स्टोरी जैसी फिल्म आती है, तो वो बिल्कुल एक किस्म से वहां पे मुसलमान बिल्कुल सीधे तौर पर खलनायक है। 1993 में जो मुंबई में ब्लास्ट हुए, उसके बाद से यानी अयोध्या का जो एक बाबरी मस्जिद का प्रकरण हुआ, उसके बाद से जो बदला है समाज में, जिस तरीके से एक विचारधारा का प्रक्षेपण हुआ, बदली है, और उससे लोगों की सोच में जो बदलाव आया, वो फिल्म में भी दिखता है। और खासतौर से मुख्य धारा का हिंदी सिनेमा जो उसने पूरी तरह से सीधे तौर पर जो है वो उसको ले लिया। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मुख्य धारा का सिनेमा पूंजीपतियों के हाथ में है। पूंजीपतियों का जो हित है वो इसी में है कि पूंजीपति के सवाल पर फिल्म ना बने। पूंजीपति किन तरीकों से बन रहा है, कौन से उसको ठेके दिए जा रहे हैं, कौन से पीएसयूज बेचे जा रहे हैं, कौन कौन सी सुविधाएं नीतियों में दे करके, लेटरल एंट्री करके और बाकी चीजें करके उसको सुविधाएं दी जा रही है, इस पर सवाल ना हो। तो पूंजीपति तो यही चाहेगा कि एग्जॉटिक कैरेक्टर्स, एग्जॉटिक समुदाय बना करके, चाहे वो मुसलमान का हो या और भी कोई अगर निकल आए। कल को मुझे लगता है अगर मणिपुर पर कोई फिल्म बनेगी तो आपको लगता है कुकीज का जो कॉज है और जो उनकी सफरिंग है वो सामने आएगी, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर भी मैत्री समाज जो है वो प्रभुत्वशाली समाज है, वही सरकार में है, वही सत्ता में है, वही संख्या में है, वही मेन लैंड में है, वही
राजधानी इम्फाल में हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या किस तरफ से ध्यान हटाया जा रहा है, किस पर फिल्म ना बन जाए, इसका जो कोशिश है इस पर हमें देखना चाहिए। तो आपके हर प्रोग्राम में तकरीबन मैं ये बात कहती हूँ कि पूंजीपतियों का सीधा, अब क्योंकि भाई अडानी और अंबानी के आपके आते हैं ना कास्टिंग में कि ये वो उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, वही फिल्म बना रहे हैं, वही फाइनेंस कर रहे हैं, तो उनका मीडिया ही आपका पार्टनर होता है। चाहे वो जितने भी मीडिया चैनल हैं, तो मीडिया चैनल पार्टनर्स कौन से, मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया या कॉर्पोरेट मीडिया ही उनके पार्टनर है। तो आप इतना बड़ा जो गोरख धंधा है पूंजीपतियों का, जिसमें उन्हीं का मीडिया खबर कर रहा है, उन्हीं का मीडिया पार्टनर है, उन्हीं का मीडिया उस फिल्म के बन जाने के बाद रिव्यू कर रहा है, उन्हीं का मीडिया पब्लिसिटी, मतलब हम कहाँ आ गए, हम कहाँ फंस गए हैं, आप ये बताइए। अच्छा, 2 पुल बनने से 100 लोग मारे गए, या जो मोरबी की घटना है उसके ऊपर उस पूंजीपति का मीडिया और पूंजीपति का पैसा कैसे वो फिल्म बनाएगा। हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, हम कितने मासूम हो सकते हैं जो ये उम्मीद करें कि जो इस देश के सवाल हैं कि रेलवे में कितनी भर्तियां नहीं है, रेलवे सुरक्षा कितनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, और उससे कितने हजार लोग मर चुके हैं भारत में पिछले 5 साल में, 10 साल में। इस पर कौन फिल्म बनाएगा जब सारा का सारे ठेके और हमारे केटरिंग और हमारी सुरक्षा और हमारे रेलवे स्टेशन ये सब अडानी को दिए जा रहे हैं। हमें कितना मासूम होना होगा, हम क्या कहें, मतलब इस पर देखिए रंग बसंती के बाद कोई कमेंट हुआ है व्यवस्था के ऊपर, जो सब कुछ एक तरफ ढुल के पहुंच गया है इस देश का। वो अब तो लोगों ने सिर्फ इसलिए चाहिए कि मास प्रोडक्शन में उनको अगर वो जहर भी बेचना है तो जहर खरीद के कंज्यूम करने के लिए जो लोग चाहिए वो भी तो आम जनता चाहिए। इसलिए सामूहिक तौर पे मारा नहीं जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो जनता के लिए समाज में हो रही हो, तो सिनेमा बन भी उन्हीं के पैसे से रहा है जिनसे जनता पीड़ित है। आप हमें क्या कहना है, हम क्या बोले इस पर। इस बीच में कुछ लोग दुस्साहस कर रहे हैं, कुछ लोग छोटा छोटा कुछ काम कर रहे हैं, वो भी हमारे सिनेमा को जिंदा रखे हुए। और ये सारा कुछ जैसे अभी अजय साहब ने बताया कि केरल मलयाली सिनेमा जो है, तो ये हमें अच्छा सिनेमा शायद इसी तरह के घटाटोप के बीच से निकल करके कहीं मार्जिन में मिल जाएगा, क्योंकि वो अभी इससे मुक्त हैं थोड़ा, तो वो कर पा रहे हैं। जिस दिन वो भी इसी पॉलिटिकल उसमें आ जाएंगे, दायरे में आ जाएंगे, उस दिन वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अब तो सिनेमा सीधा मैंने पहले भी कहा चुनाव के लिए होता है, और जो इस देश में जो नफरत का माहौल पूंजीवाद ने बनाया है, उसके मीडिया ने बनाया है, उसको ही सीधा उसी का एक एक्सटेंशन है, कुछ और नहीं है। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि हम लोग जो ये बातचीत कर रहे हैं इसकी सार्थकता यही है कि दर्शक इस पर सोचना शुरू करें कि आप अगर नौजवान के तौर पे, बेरोजगार के तौर पे, महिला के तौर पे, मजदूर के तौर पे और अग्निवीर के तौर पे, पहलवान लड़कियों के तौर पर कोई तो आइडेंटिटी होगी ना जो आपकी भी होगी, जो उसके ऊपर कोई मीडिया कोई सिनेमा बन सकता है और बन सकता है। तो वो यही नहीं बताएगा कि मोदी साहब की तपस्या में थोड़ी सी कमी रह गई, उनको हम लोग समझ नहीं पाए, वरना वो उनकी नीयत बहुत अच्छी थी। और इधर जो 700 से ज्यादा किसान मर गए वो नौटंकी कर रहे थे, समस्या थी नहीं और वो नौटंकी कर रहे थे, और वो विदेशी ताकतों से जुड़े हुए थे, और वो अर्बन नक्सल वाली ताकतें थी, टुकड़े टुकड़े गैंग था, और उन्होंने मोदी जी को बदनाम किया। कैसा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और तो आपने चूंकि सीधे सीधे उसको वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो राजनीतिक लोग हैं उनसे जोड़ दिया है, और सवालों से भी जोड़ दिया है। आज के दौर में जो इस दौर की सबसे बड़ी बड़ी त्रासदियां हैं वो ह्यूमन इंटरवेंशन की, वो है, उसका रीजन जो है वो हमारी सियासत है। चाहे कोई सी भी त्रासदी उठा के आप देख लीजिए, उस पर कौन जुर्रत कर सकता है सच्ची फिल्म बनाने की, बजाय इसके वो यही बनेगा कि कोई केरला स्टोरी पे बनाएगा, कोई कश्मीर फाइल पे बनाएगा। जो समस्याएं हैं नहीं उनको या तो रिविजिट किया जाएगा जो खत्म हो चुकी, या उनको इन्वेंट किया जाएगा केरला स्टोरी की तरह। और नई समस्याओं को इन्वेंट करने का मकसद यही कि जो रियल समस्याएं वो नहीं दिखनी चाहिए भाई। तो ये एक एक्सटेंशन है पॉलिटिकल क्लास का। जी शुक्रिया। जी, आपने जहां बात को छोड़ा, मैं हितेन पटेल साहब आपके पास आता हूँ, आप बीच में आपका कनेक्शन ड्रॉप हो गया था।
आपसे मैं जो शिवाजी ने बात कही है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं अक्सर जब हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं तो हमारे दर्शक भी जो है जिनकी राय हम तक पहुंचती है वो या तो कार्यक्रम के दौरान या कार्यक्रम के बाद जो हमें प्रतिक्रियाएं भेजते हैं उसमें कई लोगों को ये लगता है कि भाई आप जो है वो ऐसे माहौल में सिनेमा पर बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब जब इतना खराब माहौल है तो सिनेमा से क्या होगा। और फिर जब हम यहाँ अभी अभी जो शिवाजी ने बात कही कि भाई दर्शक जो देख रहा है कम से कम उसकी चेतना में ये बात आए कि वो सिनेमा जो है क्या हमारे सवाल उठा रहा है या सिर्फ जो ग्लॉसी स्टोरीज है उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहा है जो खाली जो मतलब एक अमीर समाज की प्रेम कहानियां हैं उनकी तरफ ध्यान दे रहा है। आपसे मैं जानना चाहूंगा मंडेल साहब कि ये जो सिनेमा है क्या कहीं पर बहुत शोर आ रहा है कहीं से क्या ये जो सिनेमा है आपका शोर आ रहा है कहीं से बहरहाल ये जो सिनेमा आप जिस सिनेमा की हम बात कर रहे हैं क्या इस सिनेमा में फिलहाल आपको लगता है कोई संभावना क्योंकि अजय जी ने कहा कि उनको कोई संभावना नहीं दिखती है लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई मध्यमार्गी रास्ता है ऐसा जिसके जरिए इस तरह की बात है। शिवाजी ने भी कहा कि भाई जब तक पूंजीपति है क्योंकि पैसा तो उन्हीं का लगेगा तो वही दिखाएंगे जो पैसा लगाएंगे वो चाहेंगे कि भाई चीजें इस तरह से कमाई जाए पैसा कमाया जाए या फिर वो एक पॉलिटिकल मकसद के लिए कमाएंगे बनाएंगे फिल्में और फिर उससे एक अलग तरह की पॉलिटिकल कैपिटल कमाएंगे। तो आपको क्या लगता है रास्ता क्या है दर्शक के लिए या फिल्मकारों के लिए या हमारे जैसे विश्लेषकों के लिए क्या रास्ता है। शिवाजी की बातों को बहुत ध्यान से सुना मैंने। मुझे लगता है कि परिस्थिति जो है वो अंग्रेजों के जमाने की परिस्थिति से खराब नहीं है। जब अंग्रेजों के जमाने में हम फिल्म बना सकते थे इतिहास लिख सकते थे साहित्य लिख सकते थे तो आज क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। इसका मूल कारण ये है मुझे जो लगता है कि हमारा बौद्धिक ह्रास हुआ है। हम लोगों ने एक बौद्धिक की जिम्मेदारी को कम समझा है। बौद्धिक लड़ना चाहता है लड़ना चाहिए उसको कम से कम जो परिस्थितियां शिवाजी कह रही हैं उसमें तो लड़ा ही जा सकता है। हार तय हो तो भी लड़ना ही पड़ेगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम लोग इसलिए दुर्बल हैं कि हम लोगों ने समझा था कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का राज चलता ही रहेगा और हम लोग ऐसे ही रोटी कपड़ा मकान में जैसे जो स्मगलर है वो इंदिरा गांधी के भाषण से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो क्राइम को ही छोड़ देता है। ऐसी भी निर्दोष दुनिया थी। इतने भी प्यारे लोग थे इतने भी मतलब मोहित करने वाले लोग थे। अभी दिक्कत ये हो गई है कि एक नरक वो था जहां हम प्रोटेक्टेड थे जहां हमने लड़ना भुला दिया और एक ऐसी परिस्थिति है जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। इसलिए बौद्धिक साहस नैतिक साहस दिखाने का समय है। इस वक्त हमको लिखना पड़ेगा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और लोगों में ये जागरण पैदा करना पड़ेगा और इसी के लिए हम लोग बने हैं। हम लोग सुविधा भोगी बनने के लिए नहीं बने हैं इतिहासकार या फिल्म देखने वाले या हम लोग का काम है जो जनता लड़ रही है जो जनता पिस रही है। शिवाजी ने जो उदाहरण दिया है हम लोग उनके लिए लड़े। हमको तैयार होना पड़ेगा और इसमें समय लगता है। हम चाहेंगे और फिल्म वाले जो है बनाने लगेंगे फिल्म इतिहास लिखने लगेंगे ऐसा नहीं होगा। अभी हम लोगों को पैदल चलना पड़ेगा और इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार हमारी बात कोई सुने ना सुने फिल्मों के उस दौर को वापस लाना होगा। जब मैं फिल्मकारों की बात नहीं कर रहा हूं हम दर्शक हैं हम क्रिटिक हैं। हमको हक है ये कहने का कि कंगना रनौत फिल्म नहीं बना सकती है जैसी फिल्म हम चाहते हैं। ये जो लोग हैं जो चमकते सितारे हैं इनके पास वो बुद्धि नहीं है वो विवेक नहीं है वो देश प्रेम नहीं है। ये लोग एक खास किस्म की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित लोग हैं और इसकी शुरुआत एक अंतिम बात कहूंगा। मैं बंगाल में रहता हूं। सतीत राय और मृणाल सेन उस समय भी जीवित थे जब सीपीएम का राज था। कितनी फिल्में उन्होंने सीपीएम के विरुद्ध बनाई। इतने बड़े लोग थे वो कितने फिल्में बनाते थे। तो ये काम बड़ा कठिन होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा इस मामले में न इस बात को समझें कि फिल्म बनाना एक कठिन काम है। ठीक है नहीं बना सकते हम लिख तो सकते हैं। हम फिल्म नहीं बना सकते हम लिख तो सकते हैं और अपनी आवाज को जनता की आवाज के साथ जोड़ तो सकते हैं। हम वो काम भी कितना कर पा रहे हैं। इसलिए मैं उस तलखी का जो दूसरी तलखी में जवाब दिए जा रहा है उसके बगैर मैं चाहूंगा कि हम लोग अपनी बौद्धिक चेतना को ये जो इंटेलेक्चुअल ह्रास हुआ है हमारे देश में इस पर सोचें और विचार करें। जनता उतनी बेवकूफ नहीं है इन फिल्मों को नहीं देख रही है।
हम लोगों को थोड़ा भरोसा जनता पर भी करना चाहिए। इसलिए मैं बहुत निराश नहीं हूँ, ये दुनिया बदलेगी और दुनिया बेहतर होगी, मैं ये बात विश्वास करता हूँ, ये फिल्म के मामले में भी, साहित्य के मामले में। जी चलिए, आपने जो बात कही है इसी आशावादी नोट पर आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं। आपकी बात से मुझे वो पुराना फिल्मी गाना याद आ गया, उसका एक मुखड़ा था ना कि हम हाले दिल सुनाएंगे, सुनिए कि ना सुनिए। जी अजय जी, हाँ बोलिए। छोटी सी बात बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो संभावना या निराशा जाहिर की थी वो मेन स्ट्रीम सिनेमा को लेके की थी। बाकी ये सच्चाई है कि फेस्टिवल में मैंने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी जो मणिपुर को भी लेके बनी है, झारखंड को लेके भी बनी है, तमाम जगहों को लेकर के बनी है, और कलात्मक फिल्में भी बनी है। हर तरह की फिल्में, छोटी फिल्में आ रही है। वो मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं, वो थिएटर में नहीं आ पाता है। अब ये है कि दर्शक उन सिनेमा तक कैसे पहुंचे या वो सिनेमा दर्शक तक कैसे पहुंचे, ये एक नया विकल्प हमें तैयार करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही बात की। और मेरे ख्याल में जो जिस मंच पर हम इस समय बातचीत कर रहे हैं, उस मंच की एक भूमिका ये भी है कि वो जो छोटी फिल्में बन रही है या जो उस तरह की पैरेलल सिनेमा की फिल्में बन रही है, उनके फिल्मकारों को, उनके कथानकों को सामने लाए। और इसीलिए हम ऐसे विषय बीच बीच में उठाते रहते हैं, ऐसे लोगों से भी हम बात करते रहते हैं। वो सुबह कभी तो आएगी सर, वो सुबह कभी तो आएगी। हम लोग इरादे को नहीं, जी कामयाब, ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। नहीं, एक मेकर ने फिल्म बनाई है कि वो सुबह किधर चली गई, वो सुबह किधर चली गई। जी नहीं, वो आपने जो बात कही ना, वो मैं जो बात कह रहा था कि वो गाना था पुराना हिंदी फिल्म का कि हम हाले दिल सुनाएंगे, सुनिए के न सुनिए, वो बड़ा मशहूर गाना था इस जमाने में। तो हमें एक विश्लेषक के तौर पर हमें वो काम करते रहना है। और जो बात अजय जी ने कही है, निश्चित तौर पर मैं उस चिंता को साझा भी करता हूँ और इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जो उस तरह का सिनेमा बन रहा है, जैसे कि पायल कपाड़िया की फिल्म की बहुत चर्चा हुई पिछले साल, इस तरह की जितनी भी फिल्में बन रही हैं उनके बारे में चर्चा हो और दर्शकों का जो भी वर्ग उसको समझता है, बिल्कुल उस पर ज्यादा बातचीत होनी चाहिए। चलिए, इस बातचीत के लिए बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नंदिता जी, बहुत शुक्रिया शिवा जी, अजय जी, बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सब्र के साथ इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।